हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस यानी जीएस क्वेश्चन का जो एमसीक्यू सीरीज है, तो आज सीरीज का जो दूसरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, आज दूसरा दिन है सीरीज का। तो आज हम लोग इस वीडियो में टॉप मोस्ट जीएस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस का मैं जो कलेक्शन लेकर आया हूँ, ये सारे ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में यानी टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, बी ऑक्जेलिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम हो तो वो सॉल्यूशन जो है क्या शो करेगा, एसिडिक या बेसिक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पीएच स्केल है, और पीएच स्केल में स्केलिंग की होती है 1 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल में स्केलिंग की होती है, ठीक है। 7, 8, 9 इसी तरह से ले लेकर के अप टू 14 तक स्केलिंग की होती है। ये जो 7 है यानी पीएच का वैल्यू अगर 7 हुआ तो ये दिखाता है कि न्यूट्रल है। क्या है? सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल है। और अगर पीएच का वैल्यू जो है लेस देन 7 हो तो वो बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो है एसिडिक नेचर का है, ठीक है। और अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि बेसिक नेचर का है। जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिक नेचर का है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो बताइए सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं कि पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम होगा तो क्या दिखाएगा? वो एसिडिक नेचर का होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। इनमें से कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है? ऑप्शन नंबर ए NH4Cl, बी CH3COO NH4, CH3COO Na और Na2CO3। तो इनमें से जो सही आंसर होगा NH4Cl। तो NH4Cl जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड को न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन। जो लैक्टिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ऑरेंज यानी संतरे में, टी, कर्ड, विनेगर। तो कर्ड में जो होता है यानी दही, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉलिड बाय एडिंग। जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, तो अपनी मिट्टी को यानी खेती वाली जो मिट्टी होती है एसिडिक होती है, तो उसको एसिडिक नेचर को कम करने के लिए उसमें उस मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? किसान लोग जो होते हैं अपना खेत की जो मिट्टी होती है उसको एसिडिक नेचर से कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? पहला सिलेक्ट लाइम, जिप्सम, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। इसका जो सही आंसर होगा सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम मिलाने से जो मिट्टी यानी जो सोइल की एसिडिटी होती है, सोइल की जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है? घट जाती है। और जब एसिडिटी जो है सोइल के कम हो जाएगी तो
वो जो मिट्टी होगी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो क्या मिलाया जाता है? स्लैग लाइम यानी शुष्क बुझा हुआ चूना मिट्टी के खेत में मिलाया जाता है ताकि उसकी एसिडिटी को, अम्लीयता को कम किया जा सके। इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पाया जाता है? तो H3O प्लस क्लोरीन माइनस H3O प्लस OH माइनस आयन, क्लोरीन माइनस आयन प्लस OH माइनस आयन, यूनियाइज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H3O प्लस क्लोरीन माइनस आयन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 5H2O in this compound the water molecules is called A pure water, water of crystallization, soda water, none of these। तो इसका जो सही आंसर होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इसका सही आंसर होगा। देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें फिक्स मॉलिक्यूल्स क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CuSO4 वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स, तो क्या है ये 5 जो है ये क्या है फिक्स्ड है। तो जहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपको फिक्स देखने को मिले तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है फिक्स नंबर ऑफ दिखाई देंगे, फिक्स नंबर दिखाई देंगे, जैसे 5 6 कुछ भी दिखा देगा तो वो कहलाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो फिक्स होने चाहिए। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कॉन्टेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा सॉल्ट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? ऑप्शन ए ब्लू विट्रोइल, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा, डी जिप्सम। इसका जो सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। क्या होगा? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। यानी एक एक्वस सॉल्यूशन है जो रेड को क्या कर रहा है, रेड लिटमस को टर्न्स ब्लू कर रहा है, यानी ब्लू में बदल दे रहा है। रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे रहा है। ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंजेस। अब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऐड करे सॉल्यूशन में जो इस इफेक्ट को क्या करे, इस इफेक्ट को रिवर्स कर दे। यानी रेड से ब्लू हो रहा है तो आखिर क्या उसमें ऐड करे जो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है रेड से ब्लू कौन सा करता है, बेस करता है, यानी क्षार। बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और वहीं जो होता है एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा, एसिड को मिलाना होगा। तो एसिड इनमें से कौन सा है, देखते हैं। जो ऑप्शन एसिड होगा वही इसका सही आंसर होगा। पहला ए बेकिंग पाउडर, दूसरा लाइम यानी चूना, तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना, ब्लू से रेड हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क्स टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। हमारे शरीर का pH का मान कितना होना चाहिए एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए।
तो जो pH का जो वैल्यू होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का वो होना चाहिए 7.0 से लेकर के 7.8 तक, ठीक है। और जैसा कि पता होना कि ब्लड का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 7.2, ठीक है। ब्लड का जो pH वैल्यू होता है 7.2 होता है। तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमन को एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए उसका जो pH का रेंज होना चाहिए, pH का जो वैल्यू होना चाहिए वो 7.0 से लेकर के यानी 7 से लेकर के 7.8 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पॉप यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2O, CaSO4 3H2O, ऑप्शन सी CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन डी CaCO3 हाफ H2O। तो इसका जो सही आंसर होगा CaSO4 हाफ H2O, क्योंकि पॉप का जो फार्मूला केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O, यही कहलाता है CaSO4 हाफ H2O जो है पॉप कहलाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। अगर इसका हम पॉप की यूजेज की अगर हम बात करें, अगर पॉप की यूजेज की बात करें तो उसका यूजेज जो होता है हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए, और दूसरा खिलौने बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यूज खिलौने बनाने में होता है एक्स्ट्रा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या था, यूजेस थे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए और खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक इज मिक्सड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर हम एसिड और बेस दोनों मिला दें, एसिड और बेस अगर हम दोनों मिला दें तो क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलाएंगे, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर टेस्ट ट्यूब में दो सॉल्यूशन यानी एसिडिक सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन को अगर हम मिला दें तो क्या होगा। तो इसमें दो चीज़ें देखने को मिलेगा। पहला जो चीज़ होगा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा हमें सॉल्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो जब कभी भी एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है तो दो चीज़ें होगा, जो सॉल्यूशन होगा टेम्परेचर का, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, जी बिल्कुल ये सही होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये भी क्या है, गलत है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट एंड 4 इज राइट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी टेम्परेचर जो होगा सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा और सॉल्ट हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा साल्ट जो है एसिडिक नेचर का होता है। NH4Cl, CH3COONH4, NaCl, Na2CO3। तो इसका जो सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl जो है, NH4Cl ये है एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और इसका जो pH का वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ ए मेटल, यानी कोई बेस जो है, क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है, इट फॉर्म्स ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड बाय व्हाट मेथड कैन
द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन भी डिटेक्टेड। तो जैसा कि पता है, एसिड हो या बेस हो, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है यानी धातु के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमें सॉल्ट यानी लवण, क्या बोलते हैं, सॉल्ट, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? सॉल्ट यानी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस हमें देता है। जब कभी भी एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा मेथड से हम पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसको पता लगाने के लिए एक बेहतरीन टेस्ट किया जाता है कि मान के चलिए कोई ट्यूब है, ठीक है, कोई ट्यूब है जिसमें HCl प्लस जिंक को हम क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवाने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक को जब रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक नली के द्वारा जो होता है, परख नली के द्वारा एक ट्यूब जो होता है, एक सॉफ्ट बबल जो होता है, एक सॉफ्ट वाटर जो होता है, ये क्या है, सॉफ्ट वाटर है। क्या है? सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर है। तो जब HCl और जिंक आपस में अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो एक हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, रिलीज करता है। तो यही हाइड्रोजन गैस जो है इस नली से होते हुए इस साबुन वाले पानी में यानी सॉफ्ट वाटर में आता है। और सॉफ्ट वाटर में आने के बाद जब यहाँ पे एक हम अगर बर्निंग कैंडल ले आएंगे, क्या लेंगे, बर्निंग कैंडल ले आएंगे, क्या है ये, कैंडल, ठीक है, यानी मोमबत्ती ले आएंगे, तो ये क्या होगा, फटफट की आवाज़ सुनाई देगा। क्या होगा, एक फटफट की आवाज़ आएगी, फटफट की आवाज़ आएगी, फटफट की आवाज़ आएगी। तो इससे ये पता चलेगा कि जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बाय वाटर, बाय लिटमस पेपर, ऑप्शन सी बाय मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी बाय बर्निंग कैंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय बर्निंग कैंडल से हाइड्रोजन गैस का पता लगाया जा सकता है, जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज शो द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन ऑन ए pH स्केल। जैसा कि ये क्या है, pH स्केल दिया हुआ है और इसमें 4 सॉल्यूशन जो है दिखाया गया है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी और सॉल्यूशन डी दिखाया गया, और एक सॉल्यूशन जो है मान के चलिए डी दिखाया गया। तो अब इसमें पूछ रहा है विच सॉल्यूशन आर अल्कलाइन इन नेचर, कौन सा जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन नेचर का है यानी बेस नेचर का। तो इसको पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिसका pH का वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। क्या होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी और डी, सी और डी जो होगा अल्कलाइन नेचर का। तो इसका आंसर जो होगा सही सी और डी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज़ करेक्ट। ठीक, क्यों, क्योंकि pH का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन का pH का जो वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा है, जिसके वजह से वो क्या है, अल्कलाइन नेचर का है, अल्कलाइन नेचर शो करेगा, अल्कलाइन नेचर शो करेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो जब जिप्सम को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, पॉप मिलता है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो इसका सही जो आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस। जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है, जैसे Na2CO3 जब रिएक्ट करता है HCl से तो क्या क्या हमें देता है। तो ये हमें देता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल भी देता है।
तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, NaCl, CO2, H2O। देख सकते हैं क्या मिलता है, तीनों मिलता है, NaCl भी मिलता है, CO2 भी और H2O भी। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये सारे हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टामारिंड। टामारिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए टर्टारिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो टामारिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर्स के कौन कौन से स्टेट होते हैं। तो जैसा कि पता है कि मैटर्स जो होते हैं, मैटर्स के 3 स्टेट होते हैं। ठीक है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। जो मैटर होते हैं 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका सही जो आंसर होगा लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच केस द मैटर इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। किस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स कहने का मतलब होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहने का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कितने मजबूत बॉन्ड के साथ, यानी ये जो बॉन्ड है ना, कितने मजबूत बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं, इसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। तो पूछ रहा है किस में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या फिर प्लाज्मा में। तो इसका जो सही आंसर होगा सॉलिड। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंगर होता है किस में, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड है, मान के चलिए कोई सॉलिड है, तो सॉलिड में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, काफ़ी एक दूसरे के सामने होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, काफ़ी डेंस होते हैं, काफ़ी घना होते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, अगर पूछे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले सॉलिड में होता है, उसके बाद फिर लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। यानी सबसे कम किस में होता है, गैस में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स सॉलिड इनटू गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स सॉलिड इनटू गैस, यानी सॉलिड से गैस जो है कौन सा प्रोसेस बनाता है, सॉलिड से गैस। तो सॉलिड से गैस कौन सा प्रोसेस बनाता है, इसका ऑप्शन है ए सब्लिमेशन, बी वेपराइजेशन, सी डिपोजिशन और डी फ्यूजन। तो इसका जो सही आंसर होगा सब्लिमेशन। क्या होगा, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जो होता है वो सॉलिड से गैस बनाता है। सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को ही सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जबकि वेपराइजेशन की अगर हम बात करें, तो वेपराइजेशन में जो होता है लिक्विड से गैस बनता है। क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है। अगर वहीं डिपोजिशन की अगर हम बात करें, तो ये जो होता है गैस से सॉलिड बनता है। क्या होता है, गैस से सॉलिड बनता है। ठीक है, और अगर हम फ्यूजन की बात करें तो ये लिक्विड से सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड। अगर सॉलिड से गैस बन रहा है डायरेक्ट तो वो सब्लिमेशन कहलाएगा, और अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो वेपोराइजेशन कहलाएगा, और गैस से सॉलिड बन रहा है तो वो डिपोजिशन कहलाएगा,
और लिक्विड से अगर सॉलिड हो रहा है तो ये फ्यूजन कहलाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड, तो ऊपर में हम आप लोगों को बताएं कि लिक्विड से जो सॉलिड बन रहा है वो किससे बनता है, लिक्विड से सॉलिड किससे बनता है, वो है सॉलिडिफिकेशन से। तो इसका सही आंसर होगा सॉलिडिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स आर प्रेजेंट इन नेचर। कितने तरीके का मिक्सचर्स प्रेजेंट है नेचर में। तो दो तरीके का जो मिक्सचर है पाए जाते हैं नेचर में। मिक्सचर जो होते हैं बेसिकली दो तरीके का होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो होता है हेट्रोजीनियस। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। सॉल्यूट जो होता है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। जबकि हेट्रोजीनियस में सॉल्यूट जो होता है मिक्स कंप्लीटली नहीं होता, मिक्स जो होता है नहीं होता। जबकि होमोजीनियस में कोई भी सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी सबस्टेंस में ठीक है दो तरीके का, कोई भी सॉल्यूशन में दो तरह का सबस्टेंस होते हैं। पहला सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन में दो तरीके का सब्सटेंस होता है, एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट होता है एक्सेस अमाउंट में होगा, क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में होगा। जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो कम मात्रा में होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट। ठीक है, तो याद रखना, जो एक्सेस अमाउंट में यानी जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जिसकी मात्रा कम है वो सॉल्यूट कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन नेचर, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस कोई भी सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी बेंजीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉल्वेंट। मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये कोई गिलास है, इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या है, वाटर फिल किया हुआ है। ये क्या है, हमारा वाटर है, और इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं यानी NaCl, यानी सॉल्ट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाटर क्या है, वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में है, वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में है, इसीलिए वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। कि कोई भी सॉल्यूशन में अगर जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है इसीलिए सॉल्वेंट कहलाएगा, और नमक की मात्रा कम है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सॉल्यूट। आई होप समझ गए होंगे, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सॉल्वेंट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, नेम द प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑब्टेन वेरियस गैसेस फ्रॉम द एयर। ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, बी हाइड्रोलाइसिस, सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डी फ्रोथ फ्लोटेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग तरीके के गैसेस जो होते हैं हवा से प्राप्त किए जाते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर पे। एट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस जो है एयर से पाया जाता है। एट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस जो है
डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ऑब्टेन किया जाता है। तो याद रखना, क्योंकि हवा से, एयर से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, नेम द साइंटिस्ट हु गिव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया है। ऑप्शन ए न्यूटन, बी डाल्टन, ऑप्शन सी लवसियर्स, ऑप्शन डी प्रोस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा जोसेफ प्रोस्ट। क्या होगा? जोसेफ प्रोस्ट जो है इसका सही आंसर है। जोसेफ प्रोस्ट इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। और जोसेफ प्रोस्ट बताता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड में, केमिकल सबस्टेंस में, कोई भी केमिकल सबस्टेंस में जो एलिमेंट की अमाउंट होगा, एलिमेंट की जो अमाउंट मात्रा होगा, एलिमेंट्स की जो मात्रा होगा वो फिक्स्ड होगा। एलिमेंट्स की जो अमाउंट होगा, मात्रा होगा, फिक्स्ड होगा बाय मास। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी प्रोस्ट। और ये बोलता है कि कोई भी केमिकल सबस्टेंस में जो एलिमेंट यानी तत्वों की जो मात्रा होगी वो फिक्स्ड होगी बाय मास। ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 बोलता है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट इसका आंसर। जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, यानी 11। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे छोटे बच्चे, कभी कभी जो होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन कभी कभी यही छोटे क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बड़े हार्ड हो जाते हैं, बड़े हार्ड लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। अक्सर छोटी चीज़ें ही हमें परेशानी में डाल देती हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला इज करेक्ट अबाउट मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl, MgCl2, MgCl3, MgCl4। तो इसका जो सही आंसर होगा MgCl2, MgCl2। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो 1, और हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 8 है। तो इसका डबल कर दो, 8 दूना 16, तो 16। तो 2 यानी 16 प्लस 2 इजकल टू 18। तो ऑक्सीजन सॉरी H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 18 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। प्लम मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, स्ट्रॉबेरी मॉडल, अल्फा पार्टिकल मॉडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वाटरमेलन मॉडल। क्या होगा इसका सही आंसर? वाटरमेलन मॉडल। क्यों? क्योंकि इस मॉडल जो होते हैं ये बिल्कुल जो इस तरीके से तरबूज के अंदर के जो बीज होते हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये मॉडल है, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या न्यूट्रल होता है? क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? 0। तो चार्ज कितने होते हैं न्यूट्रॉन में? 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? तो ऑक्सीजन पता है कि एटॉमिक नंबर 8 है,
तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखाएगा 2 6। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसीलिए इसका वाइलेंसी कितना हो जाएगा, वाइलेंसी जो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेम द बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन सा है, ए न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सी सेल, ऑप्शन नंबर डी टिश्यू। तो इसका जो सही आंसर होगा सेल। क्या है, सेल। सेल जो है, सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ये सेल जो है, सेल ही ह्यूमन बॉडी को निर्माण करते हैं, मल्टीपल सेल। ह्यूमन बॉडी का जो निर्माण होता है वो मल्टीपल सेल्स की वजह से होता है, मल्टीपल सेल की वजह से होता है। जिस तरीके से घर बनाने के लिए एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, घर बनाने के लिए एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट जोड़ा जाता है, तब जाके घर क्या बनता है, कंप्लीट होता है, घर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर को भी बनने के लिए क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं। एक सेल दूसरे सेल से मिलकर, एक सेल दूसरे सेल तीसरे सेल से मिलकर के क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। मानव शरीर जो होता है सेल से मिलकर ही बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेल। क्वेश्चन नंबर 34, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड। प्लांट सेल वॉल जो होता है किससे कंपोज्ड होता है, चिटिन से, सेल्यूलोज से, प्रोटीन से या फिर जाइलम से। तो इसका जो सही आंसर होगा सेल्यूलोज। इसका जो सही आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या काम करता है, इट मेक्स द सेल ऑफ द प्लांट हार्ड। इट मेक्स द सेल ऑफ द प्लांट हार्ड। जो प्लांट का सेल होता है उसको हार्ड बनाता है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज का काम है कि जो प्लांट का सेल है उसको हार्ड बनाता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड ऑफ द प्लांट। तो सेलुलोज का दो काम है, प्लांट के सेल को हार्ड बनाता है, मजबूत बनाता है, और प्लांट्स को मजबूती प्रदान करता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा सेलुलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। कौन सा सेल्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है, जाइलम, लाइजोसोम, सेलुलोज, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही आंसर होगा लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। बिकॉज, क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो होता है इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना बर्न और डाइजेस्ट इटसेल्फ, बर्न एंड डाइजेस्ट, खुद ब खुद बर्न हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है इटसेल्फ, यानी खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। और ये जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल में जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के बाहर में ये सेल्स पाया जाता है। तो लाइजोसोम जो होता है, लाइजोसोम खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाता है, और दूसरा क्या है, ये सेल्स के न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और पूछ रहा है कि प्लांट में कौन से परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। पैरेन्कीमा, कोलिन्कीमा और स्क्लेन्कीमा। तो ये जो है परमानेंट टिश्यूज है। क्या है? परमानेंट टिश्यूज है। परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करें, परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट तो 3 है। कौन कौन है? पहला है पैरेन्कीमा, दूसरा कोलिन्कीमा, ठीक है, कोलिन्कीमा, और तीसरा जो है क्लेरेन्कीमा, ठीक है, क्लेरेन्कीमा। ये जो है तीनों परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट में पाए जाते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है हेल्प्स टू डेवलप द प्लांट, हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, इट्स हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ये जो तीनों परमानेंट टिश्यूज हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं और इसका जो काम है प्लांट को डेवलप करने का, प्लांट को बढ़ाने का। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हाउ मनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके का टिश्यूज पाए जाते हैं? ए 10, बी 5, सी 9 और डी 4। तो ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके का टिश्यूज पाए जाते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 4 तरीके का टिश्यूज पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ह्यूमन बॉडी में कौन से 4 टिश्यूज पाए जाते हैं उसका बात कर लेते हैं। तो 4 टिश्यूज जो है पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो है नर्वस, पहला है नर्वस, दूसरा इपिथेलिकल, ठीक है, इपिथेलिकल, और तीसरा है कनेक्टिव, और चौथा है मस्कल टिश्यूज, ठीक है, मस्कल टिश्यूज। तो ये 4 टिश्यूज जो है ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, ये 4 टिश्यू जो है ह्यूमन बॉडी में बेसिकली पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 बोलता है द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज इज, ठीक है, द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज इज, ऑप्शन ए सेल, नेफ्रॉन, ब्लड, और ऑप्शन डी न्यूरॉन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन, न्यूरॉन। और न्यूरॉन का काम क्या है? ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। क्या करता है? ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, ट्रांसमिट करता है हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करता है न्यूरॉन, ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, है ना। तो न्यूरॉन का क्या काम है? सिग्नल ट्रांसमिट करना, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज करेक्ट अबाउट द स्पीड। स्पीड के बारे में कौन सा फार्मूला सही है? तो स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41,
इफ़ ए मैन इज कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर, टाइम कितना ले रहा है, टाइम 10 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो स्पीड पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 5 है, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है इफ़ ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस, एक आदमी है जो स्टार्ट करता है चलना अपने घर से ऑफिस की ओर एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से अपने घर से ऑफिस की ओर निकलता है, एंड रिटर्न्स द होम विद द सेम स्पीड, और ऑफिस से घर सेम स्पीड के साथ वापस आता है, देन व्हाट इज हिज टोटल वेलोसिटी, तो उसका टोटल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड से जाता है और फिर 5 मीटर पर सेकेंड से वापस आता है। तो अगर हम इसको क्या करें, पॉजिटिव मान ले, नेगेटिव मान ले, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मान ले, इसका एवरेज वेलोसिटी निकाले तो क्या हो जाएगा, +5 प्लस -5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, 0, ठीक है। तो वेलोसिटी भी 0 होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, ए वाट, बी केल्विन, सी जूल, डी न्यूटन, ठीक है। फोर्स, तो प्रेशर इजकल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो अगर फोर्स की बात करें तो प्रेशर इंटू एरिया होगा, ठीक है। तो अगर इसका फोर्स का अगर एसआई यूनिट की हम बात करें तो इसका होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मनी लॉज ऑफ मोशंस आर गिवन बाय न्यूटन, न्यूटन के द्वारा कितने लॉज को दिया गया है, ए 5, बी 4, सी 3, ऑप्शन डी 8। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि न्यूटन द्वारा 3 लॉ ऑफ मोशन दिए गए हैं, 3 लॉज ऑफ मोशंस दिए गए हैं, 3 लॉज ऑफ मोशंस जो है न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी दैट इज P इज इक्वल टू mv, और तीसरा एक्शन रिएक्शन, ठीक है, तीसरा जो है एक्शन रिएक्शन। ये 3 लॉ है जो न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का करेक्ट फार्मूला क्या होगा। तो मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, P इजकल टू mv, ठीक है, P इजकल टू mv, यानी P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज P इजकल टू mv। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, P इजकल टू mv। नो क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, रोटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो F इजकल टू G/m/r², है ना, वेयर जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, m जो होता है मास ऑफ द बिग ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द
big object, and a small m is equal to mass of the small object, a small object. और r जो होता है डिस्टेंस होता है, r क्या होता है, स्क्वायर डिस्टेंस होता है बिटवीन बोथ, स्क्वायर डिस्टेंस होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। F इज इक्वल टू G इंटू MM/r²। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G? सॉरी, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी का जो मान होता है, जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो इसका जो आंसर होता है पास्कल। एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। तो प्रेशर इसका हम लोग जानते हैं फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? एक और यूनिट अगर हम निकालें इसका, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? ए वाट, बी जूल, सी पास्कल, डी न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर होगा जूल। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वेयर m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका होता है mgh। ठीक है, mgh। तो इसका सही आंसर होगा डी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m इंटू gh। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? वाट, बी जूल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वाट। पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट। तो ये सेशन हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए सीरीज में। जय हिंद, थैंक यू।